जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मध्य आए हुए विभक्ति चिन्हों तथा समुच्चय बोधक अवयव दो या दो से अधिक पदों के मध्य आए हुए विभक्ति चिन्ह तथा समुच्चय बोधक अवयव का लोप होना द्वंद्व समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों के मध्य आए हुए विभक्ति चिन्ह तथा समुच्चय बोधक अवयव का लोप होना द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है दो। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? दो। ठीक है ना। द्वंद्व समास के अंदर पद है वो सहचर होते हैं। ठीक है ना। अब इसमें देखो, ये अकेला समास द्वंद्व समास ही है जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं। बाकी पांच समास होते हैं ना, उसमें केवल दो पद ही होते हैं। जैसे अवयवी भाव समास है, द्विगु समास है और तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है और बहुव्रीहि समास है। ये पांच समास है, इसके अंदर केवल दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। लेकिन ये द्वंद्व समास है, इसके अंदर दो या दो से अधिक पद होते हैं। दो या दो से अधिक पद होते हैं। केवल द्वंद्व समास के अंदर ही दो या दो से अधिक पद होते हैं, बाकी समास में नहीं होते। बाकी समास में केवल दो पद होते हैं। ठीक है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। कैसे होंगे? जैसे मैं उदाहरण लिखूं, कंद मूल फल। कंद मूल फल, इसमें कितने पद हो गए? कंद एक, मूल दो, फल तीन। इसमें तीन पद हो गए। कितने पद हो गए? तीन पद हो गए। तो द्वंद्व समास एकमात्र ऐसा समास है जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं, लेकिन बाकी के पांच समास होते हैं उसमें केवल दो ही पद होते हैं। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो ये कंद मूल और फल है, इसमें तीन जो पद हैं। और देखिए, तन मन धन, तन मन धन, तन मन धन, तन मन धन, तन और मन और धन। ठीक है ना। और देखिए, मैं एग्जांपल लिखता हूं, पत्र पुष्प और फल। पत्र पुष्प और फल, इसमें भी तीन पद हैं। ठीक है ना। मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें कितने पद हैं? चार पद है। कितने पद हैं? चार पद है।
सुत वित नारी भवन परिवार, सुत वित नारी भवन परिवार। अब देखिए इसमें कितने पद है? 5 पद है। इसमें 3 पद, इसमें 3 पद, इसमें भी 3 पद, 1 2 3 4, इसमें 4 पद और इसमें 5 पद। आपसे परीक्षा में पूछे कि सबसे ज्यादा किस समास में पद है वो होते हैं, तो नाम आएगा द्वंद्व समास का, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं द्वंद्व समास में। बाकी समास में केवल 2 ही पद होते हैं। इसमें देखिए 5 पद आगे, सुत वित नारी भवन परिवार, सुत वित नारी भवन परिवार, 5 पद हो गए। इसमें अपने परिवार के जितने भी नाम हैं उसको जोड़ सकते हो। अब देखिए ये द्वंद्व समास है, इस द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं? इस द्वंद्व समास के भेद होते हैं 3। अब देखिए ये अवयव समुच्चय बोधक अवयव हैं। ये कौन कौन से समुच्चय बोधक अवयव हैं? मैंने लिखा है यहां पे और, तथा, और तथा, मैंने लिखा है यहां पे या, अर्थवा, मैंने यहां पे लिखा आदि इत्यादि, आदि इत्यादि, ठीक है ना। ये सभी क्या है? समुच्चय बोधक अवयव। और, तथा, या, अथवा, आदि इत्यादि, ये सभी क्या है? समुच्चय बोधक अवयव है। तो इन समुच्चय बोधक अवयव का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। किसमें हो जाता है? द्वंद्व समास के अंदर समुच्चय बोधक अवयव का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इसमें देखिए द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि द्वंद्व समास के कितने भेद हैं। तो द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। पहला आएगा इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व। दूसरा आएगा वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व। तीसरा आएगा समाहार, समाहार द्वंद्व। तो द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं? इतरेतर द्वंद्व में इसमें संख्या पद आते हैं। इतरेतर द्वंद्व में कौन से आते हैं? संख्या पद आते हैं, संज्ञा पद आते हैं। इतरेतर द्वंद्व में कौन से पद आते हैं? संज्ञा पद आते हैं। वैकल्पिक में आएंगे विलोम शब्द, यानी विलोम जो शब्द होंगे, एक दूसरे के विपरीत शब्द होंगे, वो सभी उदाहरण किसके होंगे? वैकल्पिक द्वंद्व के होंगे। किसके होंगे? वैकल्पिक द्वंद्व के होंगे। जितने भी विलोम शब्द के जो उदाहरण हैं वो आएंगे किसमें आएंगे? वैकल्पिक द्वंद्व में आएंगे। और समाहार में कौन से आएंगे? समाहार में आएंगे पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची, पर्यायवाची और सार्थक और निरर्थक, सार्थक और निरर्थक, ये सभी शब्द आएंगे। किसमें आएंगे? किसमें आएंगे? पर्यायवाची, सार्थक और निरर्थक, ये आएंगे समाहार द्वंद्व में आएंगे। किसमें आएंगे? समाहार द्वंद्व में आएंगे। जो आदि इत्यादि है, आदि शब्द है, वो है सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है। आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है सजीव के लिए, और इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है निर्जीव वस्तुओं के लिए। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये द्वंद्व समास के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है मुख्य, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। अब देखिए इसमें आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि लाभ हानि, आपसे पूछा जाए, पिछली बार परीक्षा में एक प्रश्न आया था कि लाभ हानि, प्रश्न ये था
कि लाभ हानि, लाभ हानि का समास विग्रह कीजिए, लाभ हानि का समास विग्रह कीजिए। तो उसमें यह था कि लाभ हानि या लाभ हानि अथवा हानि, लाभ और हानि तथा लिख दीजिए यहां पे लाभ तथा हानि, लाभ अथवा हानि, लाभ और हानि लाभ हानि इत्यादि, लाभ हानि इत्यादि। अब इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला सही है, बी वाला सही है या डी वाला सही है? बताइए आप। लाभ हानि का समास विग्रह क्या होगा? परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि लाभ हानि, लाभ तथा हानि होगा, लाभ अथवा हानि होगा, लाभ और हानि होगा, या फिर लाभ हानि इत्यादि होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए लाभ हानि, लाभ हानि क्या है? एक दूसरे के क्या है? विपरीत है शब्द, यानी विलोम शब्द है, या तो लाभ होगा या हानि होगी। तो इसमें कौन सा आएगा? समुच्चय बोधक अवयव कौन सा आएगा? अर्थवा आएगा, तथा आएगा, और आएगा या हानि आएगा? कौन सा आएगा? इसमें आएगा अर्थवा। कौन सा आएगा? अर्थवा। लाभ अर्थवा हानि, यहाँ पे अर्थवा की जगह या भी आ सकता है, अर्थवा की जगह या भी आ सकता है, तो इसमें बी वाला सही होगा। इस प्रकार के प्रश्न है परीक्षा में पूछे जाते हैं और अभ्यर्थी उस परीक्षा हॉल में कंफ्यूजन हो जाते हैं। द्वंद्व समास पढ़ के तो जाते हैं, लगता तो बहुत सरल है कि क्या है, द्वंद्व समास है, इसमें और अथवा इन शब्दों का लोप होगा तो कर लेंगे, लेकिन परीक्षा हॉल में ऐसे प्रश्न आते हैं तो वहां पे अभ्यर्थी है वो कंफ्यूजन वहां पे हो जाता है और प्रश्न गलत करके आ जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न है परीक्षा में पूछे जाते हैं ये सभी। अब मैं और उदाहरण आपको देता हूं। इन सभी के, ये सभी उदाहरण किसके? ये सभी उदाहरण किसके? ये सभी उदाहरण हैं इतरेतर द्वंद्व के। किसके हैं? इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण है। इसमें और आएगा, क्या आएगा? और लाभ और मूल और फल, ठीक है ना? तन और मन और धन, पत्र और पुष्प और फल। इतरेतर द्वंद्व में आप परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे उन शब्दों को आप लिख सकते हो। जैसे आपके परिवार में राम है, राम और श्याम और कृष्ण और सोहन और मोहन। तो ये सभी, ये किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। और द्वंद्व समास के अंदर भी किसका उदाहरण है? इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इतरेतर द्वंद्व। परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि दो या दो से अधिक पदों के मध्य आए हुए विभक्ति चिन्ह या समुच्चय बोधक अवयव का लोप होना, यानी इन सभी का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। तो ये इतना बड़ा उदाहरण है, किसका है? इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है। अब मैं आपके सामने कुछ और उदाहरण रख रहा हूं। जैसे
जैसे देखिए, मैंने लिखा पिता पुत्र, पिता पुत्र, मैंने लिखा माता पिता, मैंने लिखा चाचा चाची, मैंने लिखा मामा मामी, मैंने लिखा भाई बहन, भाई बहन, मैंने लिखा काका काकी, ठीक है ना। तो ये सभी उदाहरण किसके हैं बताइए आप। अमूमन छोटी क्लासों में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि माता पिता एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, लेकिन ये विपरीत नहीं है, ये विपरीत नहीं है। इनका क्या हुआ है, इन सभी का केवल लिंग परिवर्तन हुआ है। ये सभी क्या है, ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, संबंध बताते हैं। क्या बताते हैं, क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। ये सभी एक दूसरे के क्या बता रहे हैं, संबंध बताते हैं, ठीक है ना। ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। तो ये किस में आएंगे, द्वंद्व समास के 3 भेद है, इन तीनों भेद में से ये सभी उदाहरण किसके होंगे, इसमें केवल लिंग परिवर्तन हुआ है, लिंग परिवर्तन हुआ है इन सभी में। जैसे पिता पुत्र, माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन, काका काकी, पति पत्नी, इन सभी में केवल लिंग परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना। इसलिए ये सभी उदाहरण किसके हैं, किसके हैं, इतरेतर द्वंद्व के। किसके हैं, इतरेतर। इतरेतर का मतलब क्या होता है, इतर, इतर प्लस इतर, इतर प्लस इतर, इतर का मतलब अन्य, अन्य, अन्य प्लस अन्य, यानी अन्य पद और अन्य पद। ये भी अन्य पद है, ये भी अन्य पद है, एक दूसरे के विलोम नहीं है ये माता पिता। छोटी क्लासों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि माता पिता एक दूसरे के विपरीत है, विलोम शब्द है, लेकिन ये विलोम शब्द नहीं है, इसमें केवल लिंग परिवर्तन हुआ है। तो ये सभी उदाहरण किसके हैं, किसके हैं, इतरेतर द्वंद्व के हैं। किसके उदाहरण है, इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण है। एक और परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था पटवारी में, उन्नता अवनत। प्रश्न ये था, उन्नता ये प्रश्न आपके पटवारी परीक्षा में आया था कि इसमें कौन सा समास है, बताइए कौन सा समास है। ये प्रश्न आया था पटवारी परीक्षा में। उन्नता अवनत में कौन सा समास है, उन्नता अवनत में कौन सा समास है। तो इसके अंदर कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, उन्नत प्लस अवनत, उन्नत प्लस अवनत। ये एक दूसरे के क्या है, विलोम है। उन्नत और अवनत, उन्नत और अवनत ये एक दूसरे के क्या है, विलोम है। तो ये किसका उदाहरण, द्वंद्व समास के अंदर, द्वंद्व समास के अंदर भी ये किसका उदाहरण है, उन्नता अवनत। ये उदाहरण है किसका है, वैकल्पिक द्वंद्व का। किसका है, वैकल्पिक द्वंद्व का है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, विलोम है, एक दूसरे क्या है, विलोम है। इस प्रकार के प्रश्न है परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब इतरेतर द्वंद्व के ये उदाहरण आ गए, ठीक है ना, जिसमें जितने भी विलोम है, विलोम शब्द वाले जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, वैकल्पिक द्वंद्व में आएंगे। किस में आएंगे, वैकल्पिक द्वंद्व में आएंगे। अब मैं आपको कहूं कि पर्यायवाची, अब देखिए समाहार, समाहार द्वंद्व में कौन से उदाहरण आएंगे, पर्यायवाची रख देंगे इसमें अंदर, इसके अंदर देखिए पर्यायवाची कौन से आएंगे, भूत प्रेत, भूत भूत प्रेत, भूत प्रेत।
तो भूत प्रेत मैंने शब्द लिया, इसमें सारे भूत भूतनी वगैरह सारे आगे, तो इसके पीछे क्या लगाएंगे? भूत प्रेत आदि या इत्यादि, आदि या इत्यादि, भूत प्रेत आदि या इत्यादि। मैंने यहां पे कहा रोटी बोटी, रोटी बोटी, रोटी रोटी बोटी, ठीक है ना। ये भी किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण? रोटी बोटी। ये भी है समाहार द्वंद का, रोटी बोटी इत्यादि, रोटी बोटी इत्यादि। मैंने यहां लिखा आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने, आमने या सामने, ठीक है ना, इत्यादि, आमने सामने, आदि या इत्यादि। आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है ना, आदि या इत्यादि। आदि है वो सजीव के लिए प्रयुक्त होता है, इत्यादि है वो निर्जीव के लिए प्रयुक्त होता है। अब देखिए ये सारे तो क्या है? पर्यायवाची है, सार्थक और निरर्थक। मैंने यहां पे लिखा, जैसे लिखूं मैं चाय वाय, चाय वाय, तो चाय तो है सार्थक शब्द और निरर्थक क्या है? वाय, ठीक है ना। तो समाहार द्वंद के अंदर पर्यायवाची शब्द आएंगे, सार्थक और निरर्थक शब्द आएंगे। तो ये तीन हैं, भेद हैं, वो द्वंद समास के हैं, इतरेतर द्वंद, वैकल्पिक द्वंद और समाहार द्वंद। ये तीन भेद किसके हैं? द्वंद समास के। संख्याओं की अगर पुनरावृत्ति हो तो वहां पे अवयवी भाव समास होता है। संख्याओं की अगर पुनरावृत्ति हो, संख्याओं की पुनरावृत्ति, संख्याओं की पुनरावृत्ति पूर्ण या पूर्ण, ठीक है। संख्याओं की पुनरावृत्ति हो वहां पे कौन सा समास आएगा? अवयवी भाव समास आएगा। कौन सा समास आएगा? अवयवी भाव समास आएगा। कैसे आएगा? संख्याओं की पुनरावृत्ति मैंने लिखा एक और एक, एक, एक और एक, एका एक, शब्दों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है ना। दोनों पद अगर संख्यावाची हो तो वहां पे इतरेतर द्वंद होगा। दोनों पद संख्यावाची हो तो वहां पे इतरेतर द्वंद होगा। दोनों पद संख्यावाची हो, दोनों पद क्या हो? संख्यावाची हो, ठीक है ना, तो वो वहां पे क्या होगा? इतरेतर द्वंद होगा। तो भिन्न भिन्न पूर्ण संख्यावाची हो, दो भिन्न भिन्न पूर्ण संख्यावाची हो, वहां पे कौन सा समास होगा? वैकल्पिक द्वंद। ठीक है ना। दो भिन्न भिन्न पूर्ण संख्याएं अगर हो तो वहां पे वैकल्पिक द्वंद होगा। अगर संख्याओं की पुनरावृत्ति हो तो कौन सा होगा? अवयवी भाव। दोनों पद अगर संख्यावाची हो, पहला पद और दूसरा पद दोनों पद संख्यावाची हो तो इतरेतर द्वंद, दोनों भिन्न वैकल्पिक द्वंद होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है द्वंद समास के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, आगे की कक्षा में द्वंद समास के कुछ उदाहरण और लेंगे और इसके बारे में और थोड़ा बताएंगे। धन्यवाद।